मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। कुछ दिन हो गया था, हम अपना वीडियो नहीं ला पाए थे। कुछ हालात ऐसे थे, कोरोना की वजह से हमारी टीम थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब सब ठीक है। अब हम आपके सामने हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं उसी कोरोना की जिसने दुनिया को थाम रखा है, जिसने दुनिया को जैसे रोक दिया है, जैसे पता नहीं है दुनिया कहाँ जाएगी, क्या होगा और क्या हालात बनेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान में उस सेकेंड वेव की, जिसको दूसरी लहर बोला जा रहा है। कल नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा है ये बात। हमारा जो देश है वो अभी इस तरह की मुसीबत झेल रहा है, और उस मुसीबत के बीच में चुनाव करवाना, ये आप समझ सकते हैं किस स्थिति का ये कैसी स्थिति बनने वाली है। ये सोचने के बाद हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं और मैं आखिर में जनता यानी हमें भी ये सोचना होगा कि हम इस तरह की चीज़ों को अलाउ कैसे कर सकते हैं। कैसे डेमोक्रेसी में जब मुसीबतें आसमान पे हैं, सर पे हमारे मौत नाच रही है और हम चुनाव करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के हाथ में स्टेट है, जबकि अभी पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए थी। तो अभी हम लोग सबसे पहले कोरोना के कुछ फैक्ट्स जान लें। टोटल भारत में जो अभी तक केसेस हुए हैं वो हैं 2,95,158, जिसमें मौतें हुई हैं 2023। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में टोटल 10,455 केसेस डिटेक्ट हुए हैं अभी तक, 51 मौत। दिल्ली में 28,395 केसेस, 277 मौत। महाराष्ट्र में 62,097 केसेस, 519 मौत। वेस्ट बंगाल में 9,819 केसेस, जहां इलेक्शन है, जहां भीड़ है, वो उतना ही खतरनाक चल रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं सारे। 9,819 केसेस, 46 डेथ। उत्तर प्रदेश में 29,574 केसेस, 162 डेथ। टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो हैं 13,56,133। अब हम बात करेंगे किस तरह इस बार जो म्यूटेंट्स हैं, इस बार जो वेरिएंट्स हैं कोरोना में, वो क्या है। जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वो 4 जो मेन हैं, यूके वेरिएंट, डबल वेरिएंट, ट्रिपल वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। ये अजीब म्यूटेशन देखा गया इस बार कोरोना में और ये बहुत घातक रूप में हमारे सामने आया है। लेकिन आपको याद होगा जब पिछले बार लॉकडाउन लगा और हमने कोरोना जैसी बीमारी को पहली बार झेलना, जो पूरे विश्व में आने वाला ये पहला पैंडेमिक था, तो जब हमने उसको देखा तो हम उसकी स्थिति पे बात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूशन ने उसी वक्त कहा था, वो वैक्सीन बनाने जब लग गई थी बहुत शुरुआत में ही, पहले लहर में तो इतना आम नहीं था लेकिन कर रही थी, लेकिन बनाने के बाद हमने देखा कि भारत सरकार के बारे में ये कहा गया कि उसने भारत के जो जरूरतमंद थे उनसे ज्यादा पहले विदेशों को वो एक्सपोर्ट होने लगा। तो ये इनसेंसिटिव हरकत अपने देश के लोगों के प्रति सरकारों को शोभा नहीं देती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जरूरतमंद। अब जबकि आप देख रहे हैं कि मौत बिल्कुल आम बात हो गई है, पूरे देश में कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या स्थिति बनकर रह गई है। सारे हॉस्पिटल जैसे कि मरघट बन गए हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बन रही है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम इसी की राजनीति कर रहे थे, आपको याद होगा, हम शमशान और कब्रिस्तान की ही राजनीति कर रहे थे। देखिए हम आ गए उसी पर। वो मंदिर मस्जिद जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो बंद हैं सारे के सारे। सिर्फ हॉस्पिटल्स ओपन हैं, सिर्फ डॉक्टर सामने हैं, सिर्फ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक सामने हैं और हम सामने हैं, हमारे हेल्थ वर्कर सामने हैं, हमारे एम्बुलेंस चलाने वाले सामने हैं, हमारे जो वो गंदगी कचरों को साफ करते हैं अस्पतालों से, वो सामने हैं। यानी उनकी जरूरत है हमको। तो अब मैं आपको बताऊं कुछ चीजों के बारे में, जिसे लॉकडाउन, वर्कर्स का जो माइग्रेशन था, तालिबान जमात, आपको याद होगा, ये इशू नहीं था कि अगर उससे बीमारियां फैली हैं तो उसको कैसे रोका जाए। इशू ये था कि वो मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, उससे मुसलमान कोरोना जिहाद कर रहे हैं। आपको याद होगा एक सेंसिटिव, एक परिपक्व और एक मैच्योर डेमोक्रेसी को ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं जो भारत में हो रही थी। आपको टीवी बहस याद होगा जब एसएसआर की दुखद मृत्यु हुई, क्या स्थिति बन गई थी हमारी। इवन के उनकी आत्मा तक को बुलाया जा रहा था। आप सोच सकते हैं, ये आजकल के चैनल्स कर रहे थे जिसमें उन्होंने दावा कर दिया था कि हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को, रूह को बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं, और लोग उसको देखते हैं। एक घर के जवान बेटे की मौत हुई थी, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सितारे की मौत हुई थी, लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए एक स्टार की मौत हुई थी, और हम उसका भी राजनीतिकरण, उसका भी सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब मैं आपसे कुछ चीजें और बताऊंगा कि वो जो लॉकडाउन, माइग्रेंट क्राइसिस, तालिबान जमात, एसएसआर इंसिडेंट और इंडिया वर्सेस चाइना वाला जो उस वक्त मामला चल रहा था, आपको याद होगा, इसमें टिकटॉक वगैरह और दूसरे एप्लीकेशन भी शामिल थे, उसी दौरान की बात है ये। तो उसका नतीजा क्या आया, क्या हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया? तो देखिए उसमें फॉल ऑफ जिनपिंग,
बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, कम्युनल डिसहार्मनी यानी सांप्रदायिकता फैली, नो बेड्स अवेलेबल इन हॉस्पिटल, नो रिचुअल क्रिमेशन, वही जिसको मैं बताता अंतिम संस्कार के लिए जगह खत्म हो गई थी। हम यही राजनीति कर रहे थे और यही मिल रही थी हमें। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊं कि भारत में ऑक्सफेम ने जब एक सर्वे किया तो पता ये चला कि 32 मिलियन लोग जो पहले मिडिल क्लास की श्रेणी में आते थे वो लोअर क्लास की श्रेणी में आ गए। उनका आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर जो है उनकी वो डाउन हुई है। उसी के अलावा 72 मिलियन इंडियन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए और भारत ने नए 38 बिलियनर हो गए। ये कैसा अजीबो गरीब पसो पेश है, आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारत के तो गरीब हुए और 38 बिलियनर कहां से आ गए। वैक्सीन, ये जो वैक्सीन अभी चल रहा है इसको आप ये नहीं मान कर चल सकते हैं कि ये एकदम पूरी तरह से एक अचानक लग गया और अब कोरोना नहीं होगा, अब आपकी जैसी मर्जी बिना मास्क के जी रहे हैं, बिल्कुल केयर ना करें। नहीं, ये एक खास तरह का प्रोटेक्शन है जो हमें वैक्सीन ले लेनी है। अब तो 1 मई से आपको पता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि 18 साल से ऊपर के सारे लोगों के लिए 1 मई से शुरू हो जाएगा। जो अभी 45 प्लस लोगों के लिए चल रहा है वो उस वक्त भी चलता रहेगा, जो 45 प्लस वाला है, और बाकी फिर 18 वाले उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन एक बेहतरीन इलाज है, लेकिन उसके लिए केयरलेस नहीं होना है। हमने पहले लहर में चूंकि हम केयरलेस हुए इसलिए सेकंड लहर इतना भयानक, इतना खौफनाक हमारे सामने आ गया। दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां लगभग लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है। रात को तो बिल्कुल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, दिन में भी बहुत सारे जो आप समझ सकते हैं बंदिश हैं, बैन्स हैं, वो काम नहीं किया जा सकता है। सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब लगभग बंद हैं, क्लोज्ड हैं। पब्लिक के जमाव को कहीं भी रोका। हाँ, चुनाव नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। चुनाव जहां होगा तो फिर हम सब भूल जाते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रधानमंत्री जी भी फिर भाषण देते हैं, भीड़ को भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, चीफ मिनिस्टर, दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। तो खैर मैं भी आपको बताऊं कि दिल्ली ऑन संडे रिकॉर्डेड द बिगेस्ट जंप इन द डेली कोविड-19 टैली विद 25,462, 25,462 केसेस के साथ संडे को उसका सबसे लॉन्ग जंप था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो शॉट अप है 29.7%। इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरे में से जो तीसरा टेस्ट हो रहा है 3 में से वो पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कुछ और चीजें। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही भयानक स्थिति में है उत्तर प्रदेश कंपैरेटिवली, अगर तुलनात्मक रूप से और राज्यों के साथ उसको मिलाया जाए। वहां इसलिए जितने बड़े शहर हैं वहां लगभग लॉकडाउन हो गया है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ, ये सारी जगह आप देख सकते हैं कि स्थितियां बहुत लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो गई हैं। सरकार बिल्कुल परेशान है, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज मिल रही है और एसेंशियल सर्विसेज की ही छूट है। तो देश बहुत खतरनाक स्थिति में भी जा रहा है। अभी हमें इलेक्शन राजनीति, जैसे मुझे याद है राहुल गांधी खुद पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका भी एक स्टेटमेंट था कि मैंने अपनी सारी सभाएं रद्द कर दी। ये एक अच्छी पहल थी, इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। मीडिया को इसकी खुलकर तारीफ, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इसकी खुलकर तारीफ करनी चाहिए थी। आप भूलिए मत, आप नेताओं के पैरोकार मत बनिए, आप बड़ी बड़ी पार्टियों के, रूलिंग पार्टीज के पैरोकार मत बनिए। आप जनता की आवाज हैं, आपको जनता की आवाज सरकार तक ले जानी है और सरकार का जवाब आपको जनता को देना होता है। आप सरकार की तरफ से जवाब मत देने लगिए, ये मुल्क याद रखेगा आपको और फिर वो सजाएं मिलेंगी आपको कि आप सोचेंगे। आज ही आप देख लीजिए, आपकी ऑथेंटिसिटी पे चैलेंज हो गया है। पहले लोग देखते थे कई सारे चैनल्स पर कि अच्छा इस चैनल का नाम है तब तो ये न्यूज सही, अब नहीं होता। वो कम से कम 4 बार देखते हैं जाकर। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग खुद जाकर बात करें और सर्वे करें जनता के बीच में। पहले बस आपके एक चैनल का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पहले सिर्फ उनका नाम होना काफी होता था। अब उनके नाम से भी ज्यादा शक होने लगता है कि अरे ये है गवर्नमेंट के फेवर में है तो हो सकता है कुछ गलत नहीं होगा, तो बढ़ा चढ़ा कर ये हमें काम करना होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार बहुत जबरदस्त टफ कंडीशन में पहुंच गया है। नीतीश जी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा भी है कि देश में लगभग नाइट कर्फ्यू, स्टेट में लगभग नाइट कर्फ्यू लग गया है, लेकिन स्थिति फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन के लिए मतलब त्राही मचा हुआ है पूरे स्टेट में। लोग ऑक्सीजन, यहाँ तक कि झारखंड से ये भी न्यूज है कि उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पर झगड़ा हो गया और एक ने 2-2 सिलेंडर्स उठाकर कई लोग चले गए। तो ये स्थिति ना बन जाए, हम सिविल वॉर की तरफ ना चले जाएं। जिंदा रहने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो इंसान फिर
इसी तरह की सिचुएशन में फंस जाता है। हमें ये नहीं करना है। बिहार में जैसा कि हमने भी आपको बताया कि 10,455 केसेस हैं जो कि बहुत भयानक रूप से बढ़े हैं आगे, और उसमें 51 डेथ्स हैं। और अभी मैं आपको बताऊं ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। हमें जरूरत है अभी मजबूत होकर खड़े रहने का, लड़ते रहने का। अब जो उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मैं आपके साथ आज बात करूंगा, वो स्थितियां ये हैं कि हमने क्या सिचुएशन बनाया और क्या स्थितियां रही। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको बिल्कुल रोक देना चाहिए था। अभी सरकार को मजबूत स्थिति में इलेक्शन को भी बिल्कुल पोस्टपोन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये आदर्श की बात कर रहा हूँ, भारत के लिए आदर्श की स्थिति पहुंच गई है। इलेक्शन कैसे खत्म? आप सोच सकते हैं जैसे वहां कोई बात ही नहीं है कोरोना। नेता लोग बड़े बड़े, मैं क्या बोलूं, लोग अपनी भीड़ को दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी भीड़ हमारे यहाँ आई। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊं जो अभी सबसे ज्यादा हॉट केक बना हुआ है, पूरी दुनिया जिसको हैरत से देख रही है, वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला में लाखों लाखों लोग जाकर स्नान कर रहे हैं। उसमें से कई लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, लौटने के बाद कई पॉजिटिव डिटेक्ट हुए और पूरे भारत में फैल गए। बात यहां कुंभ मेले की नहीं है। कुंभ मेला तो सदियों से होता आ रहा है। बात है अभी की स्थिति की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मंदिर मस्जिद सब बंद हैं। पिछले बार आपको याद होगा कि जो लोग जमायत में गए थे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए थे। उसी दौरान अर्नब गोस्वामी को झाड़ पड़ी थी कोर्ट से, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी एक समुदाय को। लेकिन ये स्थिति तो गंभीर है ना। जैसे रमजान में भी अगर कहीं भी आप सुनते हैं, ये खबर आई कि कुछ जगह रमजान में इफ्तार की दावत दी गई है, ये कितना खतरनाक है। लेकिन कुंभ मेला चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर है, कुंभ मेला को पूरी दुनिया जानती है, ये सही नहीं है। हम गलत तरीके ट्रैक पे जा रहे हैं। क्या ये जिद है कि हम ये करेंगे? क्या प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं संत समाज से? रिक्वेस्ट कैसा? संत समाज को तो खुद समझना चाहिए, संत समाज समझता है। उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मेला इस बार प्रतीकात्मक रूप से हो। प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से हो। अरे आपको खत्म कर, जिस तरह आपने कर्फ्यू लगाया था पिछले बार 1 दिन का, फिर उसको लॉकडाउन में एक्सटेंड किया, उसी तरह ये सिचुएशन भी बने रहना चाहिए थी। तो अभी जो सबसे खतरनाक सिचुएशन हो गया है वो कुंभ मेला के इन्फेक्शन का हो गया है। कई लोग वहां से डिटेक्ट होकर आ रहे हैं और वो सबको खुद सोचने की बात है। ये बिल्कुल सोचने की बात है। लाखों लोगों का मामला है। 35 लाख लोग स्नान करते हुए रिकॉर्ड है। और आपको पता है जब उसको तबलीगी जमात जो यहाँ के चैनल्स के लिए इतना बड़ा सीरियस इशू बन गया था, जिससे बड़ा कोई और इशू ही नहीं था, खुद कोरोना उससे बड़ा इशू नहीं था, लॉकडाउन उससे बड़ा इशू नहीं था, मजदूरों का भूखे प्यासे पैदल चलकर दिल्ली से बिहार और मध्य प्रदेश पहुंच जाना नहीं था, ये उनके लिए था। जहां मैक्सिमम 5,000 की कैपेसिटी में लोग थे जो गए भी नहीं थे, और ये वो लोग थे जो रिपोर्टेड थे, जिन्होंने आकर वहां के लोकल थाना को बता दिया था कि हम यहां हैं। वो जब आए थे तो लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। और जब हुई तो उन्होंने बताया, जब वो मस्जिद में बैठे थे तो कहा कि छुपे हुए हैं ये लोग। जब वहां के लोकल थाने ने फिर बताया कोर्ट को कि नहीं छुपे नहीं थे, इन्होंने आके इन्फॉर्म कर दिया था हमें। हमें ये समझना होगा दोस्तों, हम कहीं शिकार तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रहे। हमें बेवकूफ नहीं बनना होगा, हमें खत्म करना होगा। हमें अभी कोरोना से लड़ना है, उसके बाद इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है। वो जिस भी तरह की एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे लड़ना है। माइग्रेंट क्राइसिस फिर से शुरू हो गया है। कल जबकि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि लॉकडाउन नहीं लग रहा है, अभी आप जहां हैं वहीं रहें, वहीं जैसे काम चल रहा है वैसे करें, और आपको वहीं टीकाकरण भी होगा। लेकिन जनता में जो पिछले बार का एक्सपीरियंस है उसने डर पैदा कर दिया, खौफ पैदा कर दिया है। वर्कर्स फिर से आ रहे हैं उसी तरह। अगर आप ट्रेन्स को देखेंगे तो खास क्लास महाराष्ट्र से आने वालों में वो बहुत सारे लोग बिहार आ गए, और उनमें वो लोग पॉजिटिव थे और बिहार में भी फैल गया पूरे हिंदुस्तान में। आप अगर देखेंगे तो शुरू में जब वो शुरू हुआ था वो लहर, तो महाराष्ट्र में था, उसके बाद पूरे स्टेट। चूंकि हर देश का, हर राज्य का हर नागरिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध बाहर स्टेट से रखता ही है। यही सिचुएशन वहां भी हो गई। अभी भारत दुनिया में इस मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हम अपनी इसी गलती की वजह, हमें अब सुधर जाना होगा, वरना हम एक बहुत खतरनाक दुनिया बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आपसे ये बात, कोरोना के मामले में अब हम वीडियोस लाते रहेंगे। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। कोरोना का असर हर जगह था तो यहाँ भी था, तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक होती रहें और हम आपके सामने आपकी सर्विस में
वीडियोस लाते रहें। प्लीज़ दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि शेयर बहुत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में, जबकि हम ये काम कर रहे हैं, जब लोग घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते हैं। हम एक इकट्ठा करते हैं, एक टीम है हमारी जो जाती है हर जगह, वो बात करती है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है मेरी, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर हमारे इस चैनल को जब आपको लगे कि शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बने रहिए हमारे साथ।